Hello everyone, my name is Poonam Singh and welcome back to my channel Smart Study with RP। So friends, कल हम लोगों ने बैलेंस डाइट के बारे में बात करी थी। बैलेंस डाइट क्या होता है? तो बैलेंस डाइट को मैंने क्या बताया था कि वो भोजन, वो आहार या वो भोजन जिसमें हमारी बॉडी को जितने सारे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट यानी जितने सारे आवश्यक तत्व मिलने चाहिए वो उस भोजन में प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, वो क्या कहलाता है? हमारा बैलेंस डाइट कहलाता है, यानी कि संतुलित आहार कहलाता है। और आपको बताऊं, जो आवश्यक तत्व हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। ठीक है, तो पोषक तत्व को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि पोषक तत्व क्या होते हैं? बैलेंस डाइट से ही निकल के आते हैं क्या? पोषक तत्व। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, बैलेंस डाइट क्या होता है? वो भोजन जिसमें हमारी बॉडी को जितने आवश्यक तत्व मिलने चाहिए, यानी जो चीज़ें हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए वो उस भोजन में प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, बैलेंस डाइट कहलाता है। सो फ्रेंड्स, जो पोषक तत्व होते हैं यानी कि जो भी आवश्यक तत्व होते हैं ना, वो मेनली 6 टाइप के होते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। वो कौन कौन से होते हैं? बात करी जाए तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल एंड विटामिन्स। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए मैंने इधर साइड में क्या लिखा है कि जो ये पोषक तत्व तो मैंने बता दिया कि हमारी बॉडी को जो जो आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब ये पोषक पदार्थ यूज़ के आधार पे, उपयोग के आधार पे 4 भागों में डिवाइड किए। वो 4 भाग कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। जो सबसे फर्स्ट पार्ट है वो है ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ। वो पोषक पदार्थ जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, और लाइक उसमें कौन कौन से होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत एनर्जी प्राप्त होती है और फैट से हमें सर्वाधिक मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है। तो ऊर्जा हमें दोनों से प्राप्त होती है, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ कहेंगे। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं, उपापचयी नियंत्रक। उपापचयी नियंत्रक मतलब इंग्लिश में बोलेंगे मेटाबॉलिक कंट्रोल। मेटाबॉलिक कंट्रोल क्या होता है? देखिए, मेटाबॉलिक पहले एक्टिविटी से उस लेते हैं। देखिए, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना, उनमें विटामिन, साल्ट और वाटर क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है? हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उनके एक समूह को क्या कह दिया जाता है? उपापचयी क्रियाएं कह दिया जाता है। ठीक है, और उन पे अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो क्या कहलाएगा? उपापचयी नियंत्रक। वो कौन कौन से होते हैं? विटामिन्स, लवण एंड जल। जैसे रेस्पिरेशन की रिएक्शन जो होती है, श्वसन, उसमें केमिकल रिएक्शन होती है। देखिए, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी यानी केमिकल जो एक्टिविटी होती है ना, वो मेनली 2 टाइप्स होते हैं, या तो किसी चीज़ को तोड़ेगा और या तो किसी चीज़ का निर्माण करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जो अगला पार्ट है वो है वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ। अब वृद्धि तो समझ में आता है, निर्माण पदार्थ मैंने क्यों लिखा है? तो कुछ ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो कि ग्रोथ में हेल्प करते हैं और टूट फूट की मरम्मत करते हैं, इसलिए मैंने निर्माण और वृद्धि दोनों को लिखा है। ठीक है, उसमें एग्जांपल में प्रोटीन हमारी बॉडी को ग्रोथ देने में वर्क करता है। ठीक है, ग्रोथ करता है, प्रोटीन से हमारी बॉडी ग्रोथ करती है यानी कि वृद्धि होती है, और साथ में टूट फूट की मरम्मत होती है। कहीं पे कट फिट जाता है ना, तो अच्छे से ठीक हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है। यानी टूट फूट की मरम्मत के लिए जिम्मेदार कौन होता है? प्रोटीन। अब डी ऑप्शन यानी कि जो चौथा पार्ट है वो कौन सा है? आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, वो पोषक तत्व जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि आनुवंशिक पदार्थ है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का वर्क करते हैं, उनको क्या कहेंगे? आनुवंशिक पदार्थ। वो है कौन सा? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जिसमें डीएनए और आरएनए आएगा।
सो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा कि पोषक पदार्थ क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। पोषक पदार्थ अगर मैं बात करूँ, एक बार फिर से बोल देती हूँ, वो पदार्थ जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक हैं, मिलने चाहिए, जिनकी वजह से हमारी जो जैविक क्रियाएं हैं ना, वो कंप्लीट नहीं होंगी। ठीक है, हम अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। वो क्या कहलाते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। पोषक पदार्थ को यूज़ के आधार पे, उपयोग के आधार पे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ऊर्जा उत्पादक पदार्थ, जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी का निर्माण करते हैं। उनमें से एग्जांपल आएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा। दूसरा उपापचयी नियंत्रक, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मीन्स डैट केमिकल रिएक्शनों का समूह, जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनमें कंट्रोल करने का वर्क करता है, वो उसमें आएगा। विटामिन्स यानी उपापचयी नियंत्रक कहलाएगा, और एग्जाम्पल में विटामिन्स, साल्ट यानी लवण, वाटर यानी जल। तीसरा पार्ट वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ, वो पोषक पदार्थ जो हमारी बॉडी के वृद्धि में हेल्प करते हैं, यानी कि ग्रोथ करते हैं और टूट फूट की मरम्मत करते हैं, वो कहलाते हैं वृद्धि तथा निर्माण पोषक पदार्थ। यानी यहाँ पे पोषक नहीं लिखा, आप पोषक लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पोषक वो कौन सा है, प्रोटीन। अब चौथा आता है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ, वो पोषक पदार्थ जो हमारे जेनेटिक मटेरियल को वन पीढ़ी टू एन अदर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का वर्क करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे आनुवंशिक पदार्थ। उसमें आएगा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सो फ्रेंड, जो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला है इसमें कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट को मैंने क्या पढ़ा है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, देखिए जनरली हम लोगों ने सुना होगा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट करते हैं। मैं आपसे पूछूं, क्या ये डेफिनेशन सही है, क्या ये परिभाषा सही है? नहीं, ये परिभाषा बिल्कुल गलत है। क्यों? देखिए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको पनीर की सब्ज़ी बनानी है, ठीक है, तो आप पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए पहले ये देखेंगे कि कितने लोगों के लिए बनानी है, उसके हिसाब से मटेरियल चूज़ करेंगे ना, कि हाँ ये चीज़ मुझे इतना इतना लेना है। ऐसा तो नहीं कि 2 लोगों के लिए बनाना है, 5 किलो मार्केट जाकर पनीर ले आए, तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना। सेम वही चीज़ यहाँ पर है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, उसका रेशियो भी बताएंगे। ठीक है, कार्बन का कितना होना चाहिए, 1, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 के फॉर्म में होने चाहिए। वो क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में ग्लूकोज C6H12O6, इसमें देखिए इसका रेशियो 1:2:1 है। कैसे है, देखिए यहाँ पे 6 है, आपको दिख रहा है, यहाँ पे 6 है। 6 को अब देखिए 6 से सारे में भाग चला जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 6 को कॉमन कर लेते हैं, तो 6 के 6 7 12, 6 के 6 आ गया रेशियो 1:2:1। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि आपको 2 लोगों के लिए चाय बनानी है, ठीक है, और आपसे मैंने ये भी बोल दिया कि 2 लोगों के लिए चाय बनानी है, तो आपको 2 कप दूध और उसी के हिसाब से पानी और चाय पत्ती और साथ में 2 चम्मच चीनी मिलानी है। तो आपने क्या किया कि 2 की जगह पे 1.5 चम्मच चीनी मिलाई, तो चाय तो रहेगी लेकिन हो सकता है थोड़ी कम मीठी हो। और या आप ये भी कर सकते हैं, या आपने ये कर दिया कि 2 की जगह पे 2.5 कर दिया, तो वो चाय तो है, ऐसा तो नहीं है चाय कुछ किसी और चीज़ में एक्सचेंज हो गई या परिवर्तित हो गई, ऐसा तो नहीं है ना। तो चाय ही है, लेकिन हो सकता है जब आपने 2.5 चम्मच चीनी कर दी तो हो सकता है वहाँ पे वो ज़्यादा मीठी हो जाए। सेम वही चीज़ यहाँ पर है। देखिए जैसे C12H22O11, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1:2:1 के फॉर्म में लाने के लिए ऐसे तो नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 11 हो जाए तो आराम से आ जाएगा। हम यहाँ पे
अगर ये 11 है ना, इसको कॉमन कर लेते हैं तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 2 और ये 1। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये कार्बन का रेशियो, हाइड्रोजन का तो 2 ही आ जाएगा, ऑक्सीजन का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये निश्चित रेशियो है ना 1:2:1, इसके नियर बाई है, ठीक है, आसपास ही है, तो इसको भी कार्बोहाइड्रेट ही बोलेंगे। तो वो रेशियो यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 1:2:1 अगर एग्जैक्ट है तो वो तो कार्बोहाइड्रेट है ही, लेकिन अगर इसके नियर बाई है तो वो भी कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत ही आएंगे। इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को यहाँ पे समझाया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। ये चीज़ हो गई पुरानी डेफिनेशन कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। तो ये पुरानी डेफिनेशन होगी। अब नई डेफिनेशन में क्या पूछा जाता है तो देखते हैं। नई डेफिनेशन में पूछा जाता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट जो वर्ड है इस पर ध्यान देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक कार्बन और एक हाइड्रेट। कार्बन मतलब कार्बन ही है, हाइड्रेट का मतलब क्या हो, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है यानी कि सूत्र, वो क्या है, H2O। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जिनमें कार्बन और H2O का रेशियो 1:1 हो, मतलब दोनों समान अनुपात में हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। तो ये हुआ कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं इसके बारे में। अब कल मैंने जैसा कि बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी मान कितना होता है, तो 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम में हमें कितनी कार्बोहाइड्रेट से कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, तो 4.1 किलो कैलोरी, ठीक है। कहीं कहीं 4.2 भी दिया है, वो भी सही है, ऑप्शन बेस्ड करना आप। 1.2 भी सही है, 4.2 भी सही है, 4.1 भी सही है, ठीक है। तो कैलोरी मान कितना होता है, 4.1 या 2 किलो कैलोरी पर ग्राम। सो फ्रेंड्स, ये हुआ कार्बोहाइड्रेट्स के थोड़े से इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब देखते हैं इसके टाइप के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जैसा कि वर्ड से ही समझना, मोनो मतलब एक, यानी कि 1 शुगर प्रेजेंट होगी। डाई मतलब 2 शुगर प्रेजेंट होंगी, और पॉली का मतलब 1 से अधिक, यानी 1 शुगर, इसमें 2 शुगर प्रेजेंट होंगी, और यहाँ पे मोर देन 1, 1 से अधिक शुगर प्रेजेंट होंगी। अब देखिए एग्जाम्पल जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। मोनोसैकेराइड्स में कौन कौन आएंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आएगा। कौन कौन से आते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब देखिए यहाँ पे कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज ना सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शुगर है ये, और इसे फ्रूट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। और ये सबसे ज़्यादा पाई किस में जाती है, अगर सर्वाधिक मात्रा में, तो शहद में पाई जाती है। तो फ्रक्टोज की बात करते हैं, तो फ्रक्टोज क्या है, फ्रूट शुगर है, सबसे मीठी शुगर है, और सबसे ज़्यादा पाई किस में जाती है, शहद में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन ये बनेगा कि शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो फ्रक्टोज, ठीक है। और सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज। फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, शुगर प्रेजेंट होती है, फ्रक्टोज। अब डाइसैकेराइड्स की बात करते हैं, इसमें माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ओके। अब माल्टोज की बात करते हैं। माल्टोज माल्ट शुगर बोलते हैं इसको, सुक्रोज केन शुगर, केन मतलब गन्ना, तो सुक्रोज सुक्रोज केन शुगर गन्ने में प्रेजेंट होती है। पूछा जाएगा कि गन्ने में कौन सी शुगर पाई जाती है, तो कौन सी होती है, सुक्रोज, ठीक है। अब लैक्टोज की बात करते हैं। लैक्टोज ना मिल्क शुगर होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, कौन सी शर्करा उपस्थित होती है, तो वो होती है लैक्टोज। दूध के मीठे होने का कारण क्या है, लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। लैक्टोज शर्करा के उपस्थित होने के कारण दूध हमें क्या, मीठा लगता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल में, यानी कि यहाँ पे 1 से अधिक शुगर प्रेजेंट होंगी, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज को बताया था हमने, पेड़ पौधे यानी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है ये, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया होगा।
एक बार और देख लेते हैं। या तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित रेशियो होता है 1:2:1 के फॉर्म में, वो क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। यदि 1:2:1 ना भी हो, इसके नियर बाई हो, तो भी वो क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। ये इसकी पुरानी डेफिनेशन है। अगर नई डेफिनेशन की बात करी जाए तो कार्बन और यानी कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट में, यानी कार्बन और हाइड्रेट, यानी कि कार्बन का मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल, इसका केमिकल फॉर्मूला H2O होता है। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो समान हो, 1:1 में हो, वो क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। इस कार्बोहाइड्रेट से हमें कितने किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, तो वो 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम में मुझे 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। ओके, अब बात करते हैं इसके प्रकार की। तो प्रकार इसके 3 होते हैं, एक मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनो में 1 शुगर प्रेजेंट होती है, डाई में 2 शुगर प्रेजेंट होती है और पॉली में 1 से अधिक शुगर प्रेजेंट होती है। मोनोसैकेराइड्स में एग्जाम्पल की बात करें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। कौन कौन से, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। इसमें फ्रक्टोज की बात करते हैं, इसकी विशेषता, तो फ्रक्टोज जो है वो सबसे मीठी शर्करा है। ओके, और ये फल में पाई जाने वाली शर्करा है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी में पाई जाती है तो वो है शहद। ओके, डाइसैकेराइड्स की बात करते हैं, इसमें आएगा माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। कौन कौन से हैं, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। जो सुक्रोज है, माल्टोज को माल्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। सुक्रोज जो है ना, ये केन शुगर के नाम से जाना जाता है। गन्ने में सुक्रोज शुगर प्रेजेंट होती है। लैक्टोज की बात करें, इसे मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है। दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है, कौन सी शर्करा प्रेजेंट होती है, तो वो कौन सी होती है, लैक्टोज। दूध का मीठा लगना किसके कारण होता है, लैक्टोज की वजह से दूध हमें मीठा लगता है। क्यों, क्योंकि उसमें लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, पॉलीसैकेराइड्स का मतलब 1 से अधिक शुगर प्रेजेंट होना। तो इसमें स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया। आई थिंक अब ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं फैट के बारे में। देखिए, फैट जो होता है यानी कि वसा जो होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। यानी फैटी एसिड का मतलब वसीयम और ग्लिसरॉल। ओके, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे ये पूछा जाता है, जो फैटी एसिड है ना, इसके कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो 1 से लेके 3 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किसके होते हैं, फैटी एसिड के होते हैं, यानी कि वसीय अम्ल के होते हैं। और जो ग्लिसरॉल है, इसका 1 मॉलिक्यूल होता है, 1 अणु होता है। अब इसके कैलोरी मान की बात करें तो मैंने बताया था कि वसा से सबसे अधिक मात्रा में क्या प्राप्त होती है, एनर्जी। और तुरंत एनर्जी किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, हम लोग ग्लूकोज लेते हैं ना इंस्टेंट एनर्जी के लिए। ठीक, इसका कैलोरी मान कितना होता है, 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। ओके, यानी कि 1 ग्राम में हम लोगों को वसा से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, 9.45 किलो कैलोरी पर, या 45 किलो कैलोरी। ओके, अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं इसके, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। संतृप्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, असंतृप्त को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, कार्बन क्या है, एक प्रकार का एलिमेंट है। तो कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड मतलब बंध, तो कार्बन और कार्बन दोनों के बीच एकल बंध प्रेजेंट होता है, अगर हिंदी में बोले तो, यानी कि एक बंध प्रेजेंट होता है, एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और जो ये असंतृप्त या फैटी एसिड है, यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें क्या होता है, कार्बन के बीच 2 या 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और ये बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इसमें पेयर में होती है। जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, यानी कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा। ओके, अब दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं इसमें। तो ये रूम टेम्परेचर पे जो ये संतृप्त वसा है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है,
और ये रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेज में होते हैं, मतलब द्रव अवस्था में होते हैं। द्रव मतलब पानी के फॉर्म में, तरल अवस्था जिसे बोलते हैं। अब ये ठोस अवस्था में होते हैं और ये लिक्विड में होते हैं। अब यहाँ पे ये जो संतृप्त है, अगला जो डिफरेंस है वो क्या है, संतृप्त फैटी एसिड हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक है। और ये पेड़ पौधे से प्राप्त होता है हम लोगों को। तो जंतुओं से जो प्राप्त होता है उसमें कौन कौन से, जैसे देसी घी हो गया, क्रीम हो गया, ठीक है, मक्खन हो गया, दूध हो गया, मांस वगैरह हो गए, ये हमें किससे, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं ना। और इनसे जो हमें वसा मिलती है वो क्या होती है, कौन सी होती है, संतृप्त वसा होती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है। इसमें अपवाद स्वरूप आप ये याद रखिए, अपवाद में क्या याद रखना, नारियल का तेल। नारियल का तेल, जैसा कि मैंने इसमें बताया, अपवाद क्यों बोल रहे हैं, जैसा कि मैंने इसमें बताया कि ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है ये हमें किससे प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। लेकिन अपवाद क्यों हुआ ये, क्योंकि ये हमें किससे, पेड़ से मिलता है ना, नारियल का तेल पेड़ पौधों से मिलता है ना, तो ये हमें पेड़ से मिलता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये अपवाद स्वरूप होता है ये मतलब कि पेड़ से मिलता है, लेकिन आता किस में है, सैचुरेटेड में। जबकि हमने सैचुरेटेड यानी संतृप्त वसा को क्या पढ़ा कि ये हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। लेकिन एक अपवाद में मैंने देख लिया कि प्राप्त होता है ये हमें पेड़ों से, लेकिन है कौन सा, सैचुरेटेड यानी संतृप्त वसा। ओके, यहाँ बात करते हैं, ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं तो कौन कौन से हैं, सरसों का तेल हो गया, ठीक है, मूंगफली हो गई यानी मूंगफली का तेल, ठीक है, सूरजमुखी का तेल, जैतून का तेल, ये सारे हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त वसा। ओके, इसमें भी अपवाद है। अपवाद स्वरूप में क्या याद रखना है, फिश ऑयल यानी जो मछली का तेल होता है ना, वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ये अपवाद क्यों हुआ, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि ये पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, लेकिन ये मछली का तेल क्या है, जंतु यानी मुझे एनिमल से प्राप्त हो रहा है ना, मछली एक प्रकार की एनिमल ही तो है, एनिमल के अंतर्गत ही तो आएगी। तो ये हमें क्या, एनिमल से प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं, जो ये संतृप्त वसा है ये हानिकारक होती है। अब देखिए, हानिकारक होने का मतलब ये नहीं कि घी खाना छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो, कोई छोड़ता है, सब खाते हैं। मक्खन खाना छोड़ दो, दूध पीना छोड़ दो, नहीं भाई हम नहीं खाएंगे, ये क्या है, हानिकारक है हमारे लिए। सो फ्रेंड्स, ये हानिकारक क्यों है, ये अब इसका कारण क्या है कि इसमें हानिकारक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। तो आपने कोलेस्ट्रॉल तो नाम सुना होगा कि हाँ उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या कम हो गया, ये सुना होगा। कम तो ठीक ही है लेकिन बढ़ना नहीं चाहिए। तो आपने ये सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल तो नाम सुना, लेकिन यहाँ पे क्या है, एलडीएल। एलडीएल कौन सा नया कोलेस्ट्रॉल आ गया, अभी मैं बताती हूँ ये होता क्या है। देखिए, अब इसकी बात करते हैं, ये हानिकारक होता है। संतृप्त फैटी एसिड क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, और असंतृप्त फैटी एसिड जो होते हैं यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये लाभदायक होते हैं। अब ये हानिकारक होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि इसको खाना ही छोड़ दो, और ये लाभदायक होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि सरसों का तेल भाई लाभदायक है, एक बोतल उठाओ और चढ़ा जाओ, ठीक है। तो ये नहीं करना हमको, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर लिमिट से ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं तो वो नुकसान ही करेगी, लाभदायक कभी नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी हमें एक लिमिट में ही यूज़ करना है और ये भी हमें एक लिमिट में ही यूज़ करना है। अब देखते हैं ये हानिकारक कैसे है और ये लाभदायक कैसे है। देखिए, इसमें क्या मैंने बताया कि ये हानिकारक क्यों है, क्योंकि इसमें आपको ये दिख रहा है अच्छे से, देखिए इसमें क्या होता है, हानिकारक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। मैंने लिखा है हानिकारक होता है, क्यों, क्योंकि बिकॉज प्रेजेंस ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, मैंने ये लिखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो ये फैटी एसिड है ना, संतृप्त फैटी एसिड, इसमें कौन सा हानिकारक कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, एलडीएल। एलडीएल का मतलब क्या है, एल मीन्स दैट, एल यहाँ पे लो, ठीक है, और डी मतलब डेंसिटी, और एल का मतलब होता है लिपोप्रोटीन, ठीक है। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी
लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल। इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे लिपोप्रोटीन पाई जाती है उसकी डेंसिटी यानी घनत्व कम होता है। ठीक है, लो मतलब कब, डेंसिटी मतलब घनत्व, लिपोप्रोटीन। ओके, तो यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है उसकी डेंसिटी कम होती है। और यहाँ पर HDL का मतलब क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिख देती हूँ मैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। ओके, पहले ये जान लो यहाँ पे क्या होता है, हानिकारक LDL कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये हानिकारक होते हैं। और ये लाभदायक क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे HDL लाभदायक HDL कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, LDL मीन्स दैट लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल और HDL मीन्स दैट हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। मतलब कि यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल होता है, यहाँ पे जो मुझे कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। और यहाँ पे जो प्राप्त होता है उसकी डेंसिटी हाई होती है। अब ये हानिकारक कैसे है, देखो क्या होता है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ना, यानी ये वाला कोलेस्ट्रॉल, ये क्या होता है, इसकी डेंसिटी कम होने के कारण, ये जैसे ही हम खाते हैं और हमें कोलेस्ट्रॉल प्राप्त हुआ तो इसकी डेंसिटी कम होने के कारण ये लीवर यानी कि यकृत में क्या होता है, स्टोर नहीं होता है, यकृत में इकट्ठा नहीं होता है। अब वहाँ इकट्ठा नहीं होता तो जाता कहाँ है ये, वहाँ इकट्ठा ना होकर ये जाता कहाँ है, जो धमनियाँ होती हैं, धमनियाँ क्या है, आर्टरी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, जिसमें ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है, तो ब्लड का क्या होता है, वहाँ पे सर्कुलेशन होता है यानी कि फ्लो होता है, खून का बहाव, खून तो मीन्स जानते ही होंगे, खून का बहाव होता है किसमें, आर्टरी में। तो ये जो लो डेंसिटी वाला लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है ना, ये लीवर में ना इकट्ठा होकर ब्लड के साथ कहाँ चला जाता है, हमारी धमनियाँ जो होती है उनकी दीवारों में इकट्ठा हो जाता है। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारी धमनी है। ठीक है, और इसकी डेंसिटी लो थी, तो ये इसकी डेंसिटी क्या है, लो है। तो मान लीजिए ये हमारा लीवर है, मान लेते हैं ये लीवर है। ठीक है, इसकी डेंसिटी लो थी, मैंने इसको खाया और ये यहाँ ना जाकर यहाँ इकट्ठा नहीं हुआ क्योंकि इसकी डेंसिटी लो थी, तो ये कहाँ गया, ब्लड के साथ आ गया हमारे आर्टरी यानी कि जो ये हमारी धमनी है इसकी दीवारों में। ठीक है, इसकी दीवारों में क्या हो गया, ये जमा हो गया। सो फ्रेंड्स, आप ये देखिए, पहले मैंने क्या बनाया था, ये है हमारी आर्टरी, तो इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मतलब ये, इसका जो क्षेत्रफल है, जितनी चौड़ाई है इसका क्षेत्रफल जो है इतना था। लेकिन जब पहले की स्टेज, पहले यानी जब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा हुआ तब की बात कर रहे हैं, तो जब कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा हुआ तब क्या हुआ, इसका क्षेत्रफल इतना था। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तब इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया। तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब प्रेशर मतलब दाब। ठीक है, दाब, इसको मान लेते हैं एक है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दाब हो गया और ये क्या है, हमारा क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए आपने पढ़ा होगा दाब बराबर होता है बल बटे एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो देखिए अगर ये इसके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कहने का मतलब उल्टा है। अगर ये बढ़ेगा और तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो देखिए अब इस P और A की बात करते हैं, तो इसको यहाँ पे मिटा देते हैं इसे समझने के लिए। देखिए P बराबर मान लेते हैं 1 में A है। ठीक है, A मतलब एरिया है। तो यदि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, यदि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती अगर हिंदी में बोलें तो अगर ये हमारा क्षेत्रफल बढ़ा तो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा एरिया बढ़ा है तो क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया जो है हमारा क्षेत्रफल है, अगर ये बढ़ा है
तो दाब क्या होगा, ये बढ़ गया तो दाब क्या होगा, कम लगेगा। यानी यहाँ की बात करें तो एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे क्या हुआ, एरिया ज़्यादा है, तो अगर प्रेशर की बात करें तो ये कम लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये जो लो डेंसिटी वाला कोलेस्ट्रॉल है ये आके यहाँ पे जमा हो गया आर्टरी के जो हमारी धमनियाँ उनके दीवार में। तो हुआ क्या कि यहाँ पे एरिया क्या हो गया, यानी कि क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया। तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ब्लड है, प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या हुआ, हमारा ब्लड अधिक फ्लो के साथ बहेगा, ठीक है। अधिक फ्लो के साथ का मतलब क्या हुआ, बीपी हाई। बीपी मीन्स दैट ब्लड प्रेशर, यानी कि जो ब्लड का फ्लो है वो जब हाई जब हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, बीपी हाई बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनियों में जब जम जाता है तो उससे हमें क्या होता है, बीपी हाई हो जाती है, इसलिए क्या होता है, ये हानिकारक होता है। और इसकी बात करें तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, अधिक होने के कारण, इसका घनत्व अधिक होने के कारण ये लीवर में इकट्ठा हो जाता है और लीवर क्या करता है, इसको मैनेज कर लेता है, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी अधिक होने के कारण लीवर में इकट्ठा हो जाता है, लीवर मैनेज कर लेता है, और इसकी डेंसिटी क्या होती है, अधिक नहीं होती, यानी कि कम होती है, तो ये लीवर में इकट्ठा नहीं होता है। और लीवर में इकट्ठा ना होकर ये जाता कहाँ है, तो ब्लड के साथ कहाँ चला जाता है, हमारी आर्टरी यानी धमनियों की दीवारों में जम जाता है। और धमनियों की दीवारों में जम जाने से क्या होता है कि उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई पाइप हो जिसमें पानी आ रहा हो मोटर के थ्रू, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो छींटे मारनी है, गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि जहाँ मिट्टी वगैरह होती है तो जब हवा चलती है ना तो मिट्टी उड़ती है, तो लोग क्या करते हैं कि या तो बाल्टी वगैरह से पानी डाल देते हैं, या तो क्या करते हैं, अगर किसी के यहाँ मोटर वाला सिस्टम है तो पाइप के थ्रू डाल देता है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक ही जगह पे खड़े होके पाइप को क्या करते हैं, मतलब कि हम चाहते हैं कि हम जहाँ तक तो पाइप का नॉर्मल फ्लो में पानी पहुंच रहा है वहाँ तो ठीक है, जहाँ नहीं पहुंच रहा है वहाँ हम क्या करते हैं, पाइप को चाहते हैं कि चला जाए तो पाइप को थोड़ा सा दबा देते हैं। तो क्या होता है, पाइप को थोड़ा सा नॉर्मल जितनी उसका क्षेत्रफल था उसको मैंने क्या किया, कम किया, दबा दिया, तो क्या हो गया, पानी का फ्लो बढ़ गया, यानी कि प्रेशर बढ़ गया। तो पानी जहाँ पहले नॉर्मल लेवल तक ही जा रहा था उससे आगे भी पानी जाने लगता है। ये आप लोग एक बार करके देखना, हमने तो किया है, वैसे किया ही होगा कि पाइप को हम क्या करते हैं, दबा देते हैं, तो दबाने से पानी ज़्यादा दूर तक जाता है, यानी कि प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई कि धमनियों की दीवारों में ये कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड का फ़्लो तेज़ी से हो जाता है, और ब्लड के फ़्लो का तेज़ी हो जाना मतलब बीपी हाई हो जाना। इस प्रकार आपको ये फैट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये हानिकारक क्यों है और ये लाभदायक क्यों है। एक बार